चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग साइंस का एक पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो एग्जाम को देखते हुए हम हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, ताकि आपका प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। किसी एक विषय को पढ़ के आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। आपको साइंस में भी फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। क्योंकि टाइम कम है, तो आज कल फिजिक्स का 100 तक वीडियो बना दिए थे। आज फिजिक्स का वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज केमिस्ट्री का 50 को वीडियो बना रहे हैं। कितना? 50। तो आज केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, रसायन शास्त्र शुरू कर रहे हैं, और बायोलॉजी में तो हम 225 तक करिए दिए हैं। तो सब मिला जुला के चलेंगे ना, तब जाके आपका, क्योंकि कल शुक्रवार है और कल टेस्ट है फिर आपका, तो कल टेस्ट दीजिएगा तो फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम हर सेक्शन को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में 100 तक करा दिया गया है। कल हम आगे बढ़ेंगे। आज हम केमिस्ट्री का 50 प्रश्न आपको करवा देते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको बता दे, ये किरण प्रकाशन है। इसी बुक से अभी हम यूट्यूब पे डिस्कशन करवा रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास को खत्म कर लिया गया है, मध्यकालीन इतिहास को भी समाप्त कर लिया गया है, बिहार स्पेशल को भी समाप्त कर लिया गया है। अब फिजिक्स में कल 100 तक वीडियो बना दिए हैं। बायोलॉजी में 225 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स और शास्त्र में भी 100 सवाल 90 सवाल तक हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो हम हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। आप लोग पेन कॉपी साथ में ले लीजिए, और ये बुक भी अपने पास खोल के रख लीजिए। केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र निकालिएगा। ठीक है, आज जिन भी बच्चे के पास अभी तक ये बुक नहीं है, तो आप जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए, क्लास को करते हैं शुरू। आप निकालिएगा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र निकालिए। रसायन शास्त्र आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? रसायन शास्त्र। ये रसायन विज्ञान 10 नंबर चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर में जाके 10 नंबर चैप्टर निकालिए। रसायन विज्ञान क्या निकालना है? रसायन विज्ञान निकालना है। तो जल्दी से नोट करिए फटाफट। देखिए, पहला सवाल बोला है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। आपको मालूम है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपका क्या होगा बताइए? ऑप्शन में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन। तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। लिखिएगा गोबर गैस। गोबर गैस तो इसका प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। क्या है इसका? मीथेन। अब मीथेन के फॉर्मूला जानते हैं आप? CH4 होता है। CH4 होता है। और लिखिएगा कि गोबर गैस और किसको किसको कहते हैं? तो मीथेन भी हो जाएगा, है ना। इसी में बायोगैस होता है। इसी में क्या होता है? बायोगैस। गोबर गैस में ही क्या होता है? बायोगैस। बायोगैस को भी यही बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक गैस। क्या गैस कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। एक और होता है कि गोबर गैस में और क्या क्या होता है? तो बायोगैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है, CNG होता है। क्या होता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नहीं होता? CNG वाला गाड़ी चलता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसी में होता है कोयला के खदान में भी यही होता है, मीथेन। कोयला के खदान, कोयला के खदान में। उसके बाद गाय के जुगाली में। गाय का जो जुगाली करता है ना, मुंह से जो फेन निकालते रहता है गाय या भैंस या कोई भी मवेशी, जो मुंह चलाते रहेगा तो उसमें से फेन फेन निकलते रहता है। उसी बोलते हैं गाय के, क्या बोलते हैं? गाय के जुगाली। जुगाली उसको बोलते हैं, गाय के जुगाली बोल सकते हैं। फिर क्या होता है? धान के खेत भी होता है। तो ये सब चीज हो गया। धान के खेत,
तो ये सब नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए। तो मीथेन हो गया, बायोगैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, सीएनजी हो गया, कोयला के खदान हो गया, गाय के जुगाली और धान के खेत, ये सब में मीथेन पाया जाता है। तो नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। तो गोबर गैस में मीथेन, गोबर गैस में मीथेन भी होता है, बायोगैस भी होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, सीएनजी भी होता है, कोयला के खदान में भी होता है, गाय के जुगाली में भी होता है और धान के खेत में भी होता है। और याद रखिएगा, ये जो गोबर गैस है ना, ये गोबर गैस, इसका खोज कौन किया था जानते हैं? गोबर गैस का जो खोज किया था वो किया था कौन? सीवी देसाई, सीवी देसाई किया था। तो गोबर गैस का खोज कौन किया था? सीवी देसाई। तो इतना नोट कर लीजिए, गोबर गैस की खोज कौन किया? सीवी देसाई। इसी में मीथेन होता है, बायोगैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है। तो आप देख लीजिए ना कौन दिया हुआ उसमें से। तो गोबर गैस में आपका मीथेन दिया हुआ है इसमें का। तो ये सारा होता है, मीथेन, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, कोयला के खदान, आपको गाय के जुगाली में, धान के खेत में, सब जगह आपका मीथेन मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो पानी होता है उसमें जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम लिखा हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं क्या कि मिलीग्राम। तो 3 मिलीग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है जल में। तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कितना? 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है। 3 नंबर सवाल देखिएगा, 3 नंबर, एक AMU लिखा हुआ है, एक AMU, इसको बैठा दे। AMU मतलब क्या होता है? AMU का मतलब समझते हैं? AMU, A मतलब होता है एटॉमिक, एटॉमिक होता है, M मतलब मास, U मतलब यूनिट। एटॉमिक मतलब क्या हो गया? परमाणु, मास मतलब द्रव्यमान, यूनिट मतलब इकाई। तो इसका हिंदी भी ये हो गया परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो लिख के भी दिया होगा परमाणुक द्रव्यमान इकाई, परमाणु या परमाणविक द्रव्यमान इकाई। इसका मान कितना होगा? तो पहला वाला ऑप्शन जो है ना, 1.6735, 1.6735 और 10 के पावर -24 ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। अगर ये ग्राम न देके केजी देगा, सपोज दैट एग्जाम में ग्राम न दिया, क्या दे दिया? केजी दे दिया, तब क्या कीजिएगा? 1.6735 10 के पावर -27 केजी, 3 को बढ़ा दीजिएगा। क्योंकि हम लोग ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 24 और 3 27, 3 को 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो केजी में -27 और ग्राम में -24 लगा दीजिएगा। तो जो परीक्षा में पूछेगा वो अपने हिसाब से चल जाइएगा। 4 नंबर, हीरा बहुत कठोर होता है। बात सही है, हीरा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट नरम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? एकदम नरम, लेकिन हीरा क्या होता है? कठोर। तो ग्रेफाइट क्या हो गया? बहुत नरम हो गया, बहुत नरम हो गया। तो 4 नंबर का आपका हो गया ग्रेफाइट। 5 नंबर, निर्जलीकरण में, निर्जलीकरण समझते हो? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गया शरीर के अंदर, क्या होता है कि पानी का कमी हो गया बॉडी के अंदर, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसी को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण मतलब क्या, पानी की कमी। तो निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाती है, मतलब अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गया है तो आपके बॉडी में किस चीज की कमी हो गया है। तो ऑप्शन लिखा है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो निर्जलीकरण में क्या कम हो जाएगा बताइए। ये नोट कर लिए, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब आपका सवाल में है कि डिहाइड्रेशन अगर किसी को होता है, आपके शरीर में अगर पानी की कमी होता है तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगा। किसकी कमी हो जाएगा, अगर पानी के डिहाइड्रेशन, इसको बोलते हैं ऐसे कि डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिहाइड्रेशन। ऐसी को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण, निर्जलीकरण बोलते हैं, निर्जलीकरण। इसमें क्या कम जाएगा शरीर में, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कमेगा। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र जानते हैं ना, NaCl2, NaCl होता है तो सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl2। NaCl भी हो जाता है और Cl2 भी होता है, तो NaCl करो या NaCl2 कर लो तो सोडियम हो गया। इसी को बोलते हैं नमक, तो नमक का सूत्र होता है NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं छठा नंबर प्रश्न की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया। कल फिजिक्स वाला भी क्लास में हम करवाए थे, लेकिन एक बार हम शुरू करवा देते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो जब न्यूट्रॉन आए ना तो आपको 3 गो याद रखना पड़ेगा। कौन कौन, एगो याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, एगो याद रखना पड़ेगा प्रोटॉन, एक याद रखना पड़ेगा न्यूट्रॉन, एक नाम याद रखना पड़ेगा पोजिट्रॉन, प्रोजिट्रॉन। देखो प्रोटॉन अलग होता है, आई पोजिट्रॉन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये प्रोटॉन है और ये पोजिट्रॉन है, प्रोजिट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन, जे थॉमसन। आ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, तो निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, तो निगेटिव, ऋणात्मक होता है। आप प्रोटॉन की खोज, तब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था। कौन, गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन न रहे तो रदरफोर्ड। कौन, रदरफोर्ड। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। आए पर कौन चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, क्या बोलते हैं, जेम्स चैडविक होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, ये आवेशहीन होता है। आप पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया है, तो एंडरसन, तो एंडरसन किया था, एंडरसन किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन किया है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन किया है। एक होता है न्यूट्रोनो, ये न्यूट्रॉन है। एक होता है न्यूट्रोनो, एक क्या होता है, एक होता है न्यूट्रिनो। क्या होता है, न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रिनो है। इसका खोज किया था पाउली। तो ये भी नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। लेकिन पॉजिट्रॉन बोलेगा तो कहिएगा एंडरसन, एंडरसन या दरसन, एंडरसन कर लीजिए। और न्यूट्रॉनो की खोज पाउली, न्यूट्रॉनो की खोज पाउली। लेकिन ये जो परमाणु होता है तो बीच में कभी होता है, नाभिक होता है। और नाभिक की खोज कौन, परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया, तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया, तो वो किया था रदरफोर्ड किया था। तो इतना सारा जवाब आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, जिस पर चार्ज होगा माइनस चार्ज। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन ऑप्शन में न रहे तो रदरफोर्ड।
और दोनों में से कोई एक रहेगा। ये प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, ये आवेशहीन होता है। प्रोजिट्रॉन एंडरसन, न्यूट्रोनो पाउली और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड किया था। तो चलिए आगे बढ़ते। न्यूट्रॉन की खोज आपको मालूम चलिए गया होगा, वही जेम्स चैडविक। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लैड कहते हैं? तो ब्लैक लैड किसे कहेंगे? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को कहा जाता है ब्लैक लेड, काला शीशा। ब्लैक लेड, काला शीशा बोलते हैं किसको? ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट नरम होता है और हीरा कठोर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी आंसर। 8 नंबर में आइए, रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन है? रॉकेट का जो ईंधन होता है, जैसे गाड़ी चलता है डीजल से, पेट्रोल से, तो रॉकेट भी तो किसी चीज से चलेगा, तो वो उनके ईंधन के रूप में कृत्रिम रबर कौन सा प्रयोग करते हैं? तो रबर कौन सा कृत्रिम रबर? तो कृत्रिम रबर कहेगा ना, तो कहिएगा नियोप्रीन। क्या कहिएगा? नियोप्रीन कहिएगा। नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन, नियोप्रीन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोप्रीन। क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। लेकिन प्राकृतिक रबर अगर कहेगा तो आइसोप्रीन। ये कृत्रिम रबर है। कौन रबर? कृत्रिम। कृत्रिम समझते हो? आर्टिफिशियल, जिसको आदमी बनाया है उसे कृत्रिम रबर कहते हैं। आप प्राकृतिक किसको कहेंगे? जिसको ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक रबर कौन है बोलो? तो कहिएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, आइसो। कृत्रिम कहेगा तो नियोप्रीन, अब प्राकृतिक कहेगा तो आइसोप्रीन। नोट कर लीजिए, कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है और ये नेचुरल होता है। तो आर्टिफिशियल नियोप्रीन और नेचुरल आइसोप्रीन। नोट कर लीजिए। तो 10 नंबर में 9 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका अंतर आणविक बल सबसे क्षीण होता है? किसका अंतर आणविक बल सबसे क्षीण होगा? तो वो होगा हीलियम। वो होगा हीलियम का। किसका होगा बताइए? वो होगा हीलियम का। किसका? हीलियम। और सबसे हल्का गैस हीलियम, लेकिन उनसे भी हल्का गैस हाइड्रोजन। आगे बढ़े। 10 नंबर, लोहे की जो परत होता है उस पर किसका लेप लगा रहता है? और लेप जो लगेगा ना उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोहे पर जस्ता का लेप रहता है। लोहा पर किसका? लोहा पर किसका लेप किया रहता है? तो वो किया रहता है जस्ता का। क्या पर? जस्ता को बोलते हैं जिंक, जिंक बोलते हैं, जेडल। तो लोहा पर किसका लेप? जस्ता का। उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़े। अगला है 11 नंबर, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग करेंगे? सिक्का अगर बनाना है, सिक्का, तो आपको कौन सा धातु यूज करना पड़ेगा? तो वो धातु यूज करना पड़ेगा कॉपर। किसका? कॉपर यूज करना पड़ेगा। और कॉपर। अगर आप सिक्का बनाना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कॉपर यूज करना पड़ेगा, यानी तांबा यूज करना पड़ेगा। कॉपर, तांबा यूज करना पड़ेगा। सी यू, कॉपर को क्या बोलेंगे? सी यू। ऑप्शन नंबर 3। अब जो पीवी है ना वो लेड है। जेडन मतलब जिंक, एसएन मतलब तीन होता है। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? धातु मतलब मेटल नहीं है। तो कॉपर एक क्या है? मेटल है। कॉपर धातु होता है ना। कॉपर क्या है? धातु है। आयरन, आयरन में क्या है? धातु है। मरकरी, मरकरी धातु तो है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है कौन है? एक मात्र धातु का नाम बताओ जो कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में रहे। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। और वो होता है पारा। वो क्या होता है? पारा होता है।
बाकी तांबा भी क्या है, धातु है। आपका आयरन भी क्या है, धातु है। मरकरी को ही बोलते हैं पारा। अरे पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी, मरकरी बोलते हैं। तो पारा को ही मरकरी बोला जाता है, पारा को मरकरी बोलते हैं, नोट कर लीजिए। अच्छा आगे 13 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना बहुत कम होता है, बहुत कम। अब देखिए बहुत कम कौन है, जो सबसे कम दिखाई दे रहा है आंसर मार दो। जो सबसे कम आंसर देखना ऑप्शन में, वही होगा इलेक्ट्रॉन का AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका सबसे कम ऑप्शन कौन है, बी ऑप्शन, 0.0005555। यही आंसर हो गया 13 का बी नंबर। 14, मानव निर्मित तत्व कौन सा है, बताइए। मानव ने कौन सा तत्व बना दिया है। मानव निर्मित मतलब क्या है, जिसको मानव ने बनाया है, तो वो है प्लूटोनियम। कौन, प्लूटोनियम। मानव ने कौन तत्व बनाया है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम मानव ने बनाया है। कौन बनाया है, मानव ने बनाया है, नोट कर लीजिए। अब कोई बोलेगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ रेडियम, तो रेडियम की खोज कौन किया था, तो मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज करेगा तो कहिएगा मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज कौन किया, मैडम क्यूरी, नोट कर लीजिए। तो रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऑप्शन दिया है ना थोरियम, तो थोरियम का एक बड़ी फेमस ऑक्साइड है जिसका नाम है मोनाजाइट। मोनाजाइट का अयस्क कौन है बताओ, कोई बोलेगा कि मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका अयस्क है बताइए। मोनाजाइट किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, तो कहिएगा थोरियम का। किसका, थोरियम का। तो थोरियम का अयस्क कौन है, मोनाजाइट। और एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। और लोहा का हेमेटाइट, लोहा का हेमेटाइट होता है। आगे बढ़े, चलिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होगा। तो यूरिया में, यूरिया में क्या होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। यूरिया जो खाद होता है, यूरिया, तो यूरिया में सबसे ज्यादा क्या है, तो कहिएगा नाइट्रोजन है। क्या है, यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, कितना प्रतिशत, तो 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कहिएगा नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 46% होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, जिप्सम का प्रयोग उस मृदा के रूप में किया जाता है जो लवणीय है, जल जमाव वाले है, मृतिका है, क्षारीय है। तो क्षारीय वाला में यूज किया जाता है। 16 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या, 4 नंबर। जिप्सम का प्रयोग किसमें करेंगे, क्षारीय में। जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग हम क्षारीय के लिए करते हैं, क्षारीय मृदा के लिए। किसके लिए, क्षारीय मृदा के लिए प्रयोग करते हैं जिप्सम का, है ना, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े, 17, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढक के रखते हैं बताइए। फोटोग्राफ का जो प्लेट होता है, जो फोटोग्राफी है ना, उसके प्लेट को काले कागज से ढक के रखते हैं, क्यों, क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। बिल्कुल सही है। प्लेट पर जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो लेप किया रहता है, वो प्रकाश को फैलाने के लिए संवेदनशील होता है। और काला कागज
प्रकाश से इसके संपर्क को रोकता है। काला कागज क्या करता है? इसके प्रकाश को रोकता है। तो 17 का पहला आंसर हो जाएगा। 18 ये आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व कैसा होगा? तो आवर्त सारणी में टोटल 18 गो वर्ग होता है। कै गो? 18 गो वर्ग होता है आवर्त सारणी। देखिए आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में वर्ग कै गो? तो 18 गो। वर्ग कै गो होता है बोलिए? तो कहिएगा 18 गो। कहेगा आवर्त कै गो? तो आवर्त होता है 7 गो। नोट करिए तो आवर्त कै गो? 7 गो होता है। अब पहला वाला वर्ग में क्या होता है? तो क्षारीय। पहला वाला जो वर्ग है, पहला जो वर्ग है उसमें क्या होगा? क्षारीय होगा। दूसरका वर्ग में क्या होगा बोलिए? दूसरका वर्ग में क्या होगा? तो दूसरका वर्ग गति में अम्लीय होता है। वर्ग 17 में क्या होता है? पूरा याद नहीं करेंगे, मेन याद करवा देते हैं। वर्ग 17 में हाइड्रोजन ग्रुप होता है। वर्ग 17 में कौन ग्रुप? हाइड्रोजन ग्रुप। अब वर्ग 18वां में कौन होता है? तो वर्ग 18 में अक्रिय गैस। कौन गैस? अक्रिय गैस। अब बोलिए अक्रिय गैस कै गो? तो 8 गो कि 6 गो? बोलो। एक होता है हीलियम, एक होता है नियॉन, एक होता है आर्गन, एक होता है क्रिप्टन, एक होता है जेनॉन, एक होता है रेडॉन। जेनॉन होता है। क्या होता है? जेनॉन। इसका पति नहीं याद है तो इसलिए अवश्य लिख देते हैं। एक होता है रेडॉन। तो 1 2 3 4 5 6 अक्रिय गैस कै गो? 6 गो। नोट करो अक्रिय गैस कै गो? 6 गो। कौन कौन? इसको बोलते हैं हीलियम। हीलियम है। इसको बोलेंगे नियॉन, इसको बोलेंगे नियॉन, इसको बोलेंगे आर्गन, इसको बोलेंगे आर्गन, इसको बोलेंगे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, इसको बोलेंगे जेनॉन, इसको बोलेंगे रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अक्रिय गैस का वो 6 गो। पहला वाला वर्ग में कौन? क्षारीय। दूसरा में अम्लीय, 17 में हाइड्रोजन ग्रुप, 18 में अक्रिय गैस। कौन गैस? अक्रिय। कोई बोलेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आधुनिक अभी जो मॉडर्न वाला है, जो नया वाला है, तो कहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उसी को बात कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो कहिएगा मोजले। मोजले साइंटिस्ट ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मोजले। इसका जो था ना वो परमाणु संख्या पे आधारित है। इसका परमाणु संख्या पे आधारित है। ये कब किए थे खोज? 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन? मोजले। कब खोज किए थे? 13 में। इसका जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले 1913 में। आवर्त सारणी में वर्ग कै गो? 18 गो। आवर्त है 7 गो। आवर्त 7 गो। तो नोट कर लीजिए। अरे वर्ग इसको बोलेंगे खारा लाइन को, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया 18 गो। आवर्त इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको बोलेंगे नीचे वाला को आवर्त, 18 वाला को वर्ग बोलते हैं। याद कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ा देंगे, मौका मिलेगा तो। आगे बढ़े 19 नंबर KClO3। अच्छा उसका देख के आंसर मार लीजिएगा 19 नंबर का। 20 में आते हैं एल्केन। एल्केन बोला है ना, तो एल्केन होता है एगो, एल्कीन होता है एगो, एल्काइन होता है। तीनों का फॉर्मूला लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। क्या करना है? याद कर लेना है।
एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। याद करिएगा, तो एल्केन में CnH2n आप +2 कहिएगा तो वो एल्केन हो गया। एल्कीन कहेगा तो CnH2n होता है। एल्काइन कहेगा तो CnH2n -2 होता है। इनमें -2, इनमें +2। एल्कीन में कुछ नहीं, तो नोट कर लीजिए, एगो एल्केन, एगो एल्कीन, एगो एल्काइन। एगो होता है एल्काइल, ये एल्काइल हो जाएगा। अगर एगो एल्काइल बोलेगा ना, एल्काइल कहेगा तो कहिएगा CnH2n +1, तो +1 लगा दीजिएगा तो एल्काइल हो जाएगा। एल्काइल ये लॉ है, ये नौ है, तो 9 लगेगा तो -2 और 9 लगेगा तो प्लस है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइल और एल्काइल याद रखिएगा 4। आगे बढ़े तो इसका आंसर मान लो CnH2n +2, ऑप्शन नंबर 3। 21 नंबर आइए। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, एगो क्लोरीन 35 वाला, एगो क्लोरीन 37 वाला। इसका परमाणु भार क्या होगा? तो जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो। इसका आंसर मान लीजिएगा। 22 नंबर दिखाइए। 22 नंबर खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण मतलब खाने पीने का जो चीज होता है उसको सुरक्षित रखना, संरक्षण रखना, उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। अब बताइए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? अभी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है वर्तमान में भारत का? फूड खाद्य संरक्षण का मंत्री कौन है? तो कहिएगा चिराग पासवान। कौन? चिराग पासवान। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? चिराग पासवान। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें प्रयोग करेंगे खाद्य संरक्षण में तो बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का प्रयोग करेंगे खाद्य संरक्षण में। खाद्य संरक्षण में सोडियम, सॉरी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं खाद्य संरक्षण में। जो ऑप्शन नंबर 4 है ना वही होगा, बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है। 23 नंबर सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ग्रुप कौन? 17। अभी नहीं पढ़ाए? 17 में हाइड्रोजन ग्रुप, 18 में अक्रिय गैस। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। कौन होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। कौन? फ्लोरीन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु बोलेगा, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन ग्रुप कौन है? क्रियाशील हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। तो कहिएगा कौन सी? फ्लोरीन, फ्लोरीन। लेकिन बोलेगा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? क्रियाशील धातु कौन? तो आप कहिएगा कौन सी? क्रियाशील धातु पोटेशियम। नोट कीजिए। तो क्रियाशील हाइड्रोजन कौन? फ्लोरीन। और क्रियाशील धातु कौन? तो पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। नोट कर लीजिए। चलिए आगे 24 नंबर प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? अभी पढ़ाए थे कि कृत्रिम का नियोप्रीन, अब प्राकृतिक का आइसोप्रीन। अभी पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, तो आइसोप्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 25 गो दूध में पीलेपन के कारण, तो दूध का पीला रंग कीरेटिन के कारण, कैरोटीन के कारण, और उजला रंग केसीन के कारण। तो दूध का उजला रंग केसीन और पीला रंग कैरोटीन। ये जो दूध है, तो दूध का जो उजला रंग है वो केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन। लेकिन दूध का पीला रंग,
तो वो है कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। तो दूध का उजला रंग केसिन और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। नोट कर लीजिए। चलिए आगे। 26, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। 27, साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक किसे बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक कौन बोलता है? तो साधारण नमक का सूत्र बताइए। तो कहिएगा कौन चीज? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है और जिसका सूत्र है NaCl2। NaCl2 होता है साधारण नमक। अट्ठाईस नंबर, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो बैटरी में जस्ता का प्रयोग करते हैं। बैटरी में किसका प्रयोग करेंगे? बैटरी में जस्ता का प्रयोग करेंगे। ये जो बैटरी है उसमें किसका प्रयोग करेंगे? जस्ता का। और ये जो बैटरी होता है, बैटरी, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें विद्युत ऊर्जा में। लेकिन जनरेटर वो बनाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन डायनमो किसमें? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। तो याद रखिएगा, बैटरी और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। 29, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस समझते हो? जिसमें लोहा की मात्रा न हो। नॉन फेरस किसको बोलेंगे? इसको नोट कीजिए जल्दी। अगला प्रश्न है नॉन फेरस। क्या नॉन फेरस का मतलब जानते हैं? लिखिएगा, नॉन फेरस का मतलब क्या हुआ कि इनमें लोहा की मात्रा नहीं होना चाहिए। लोहा की मात्रा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि कौन लोहा की मात्रा क्या बोला है? नॉन फेरस धातु नहीं है। मतलब जे नॉन फेरस का मतलब होता है क्या? जिनमें लोहा की मात्रा न हो। और फिर क्या बोला है कि नहीं होना चाहिए। देखिए, लोहा की मात्रा, नॉन फेरस का मतलब लोहा की मात्रा नहीं होना चाहिए। अब फिर बोला कौन सी? किसमें लोहा की मात्रा नहीं होता है। इसका मतलब लोहा में होता है। लेकिन क्वेश्चन बड़ी घुमाया है, फिर से समझिए। नॉन फेरस का मतलब होता है कि लोहा की मात्रा नहीं होना चाहिए। अब फिर सवाल बोला क्या कि नॉन फेरस होना चाहिए।
देखिए सवाल बोला कि कौन नॉन फेरस धातु नहीं है, मतलब नॉन फेरस का मतलब लोहा ना होता है। अब फिर बोला लोहा नहीं होना चाहिए, मतलब लोहा होना चाहिए वाला पूछ रहा है। तो क्वार्ट में लोहा थोड़े होता है, एल्युमिनियम में लोहा होता है, निकेल में लोहा होता है नहीं, लेकिन लोहा में लोहा होता है। तो क्या बोला, नॉन फेरस। नॉन फेरस का मतलब लोहा नहीं है। अब फिर बोला के में नहीं है, मतलब है, तो इसका मतलब हो गया लोहा। बड़ी घुमाया है क्वेश्चन, तो लोहा आंसर हो गया। 30 नंबर, खारे पानी में क्या उपस्थित रहता है? तो खारे पानी में, अरे खारा पानी मतलब नमकीन, और नमकीन रहेगा तो सोडियम रहेगा, सोडियम मतलब नमक, नमक सोडियम से न बनेगा, तो सोडियम हो जाएगा इसका आंसर। 30 नंबर का 3 नंबर। 4, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थाई खारेपन को दूर किया जा सकता है। अरे धातुओं के जो सल्फेट के कारण पानी के अस्थाई खारेपन को दूर कर सकते हैं निम्न के कारण। तो जियोलाइट्स, सल्फोलाइट्स, चूना, नाइट्रेस, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जियोलाइट्स। क्या होगा? जियोलाइट्स। बेहोश करने में 32 नंबर, बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने में किसका प्रयोग करते हैं? अगर किसी को बेहोश करना है, क्या करना है? बेहोश, तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है बेहोशी के लिए। इसके लिए, बेहोशी के लिए, अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, CHCl3 होता है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। 33, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। किसके लिए? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। आगे 34, निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सुलाग का नियम, ये सब गैसों का नियम है, लेकिन फैराडे का नियम गैसों का नियम नहीं है। बॉयल का नियम गैस का नियम है, चार्ल्स का नियम है, और ये लुसाक का नियम है, नोट कर लीजिएगा। फैराडे का नियम नहीं है। आग बुझाने वाली गैस, तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2। आग बुझाने में किसका प्रयोग? CO2 का। किसका? CO2 का। चलिए आगे 36, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो खट्टा कौन होगा? है खट्टा कौन होगा बताओ? तो सिरका होगा। चीनी खट्टा होता है? चूना खट्टा होगा? बेकिंग पाउडर खट्टा होगा? नहीं, सिरका। सिरका खट्टा होगा। तो 36 नंबर का 4। 37, कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में होगा? तो सोना। और सोना का प्रतीक चिन्ह AU है ना, तो AU हो जाएगा। आगे बॉक्साइड के कर अयस्क है, तो बॉक्साइड बोले ना, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट भी होता है। एल्युमिनियम का अयस्क एगो बॉक्साइड भी होता है, एक होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे बढ़े। भोपाल गैस त्रासदी, तो 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस लीकेज कर गया था, जिससे भोपाल में, आइए कौन गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। कहां पे?
भोपाल में। कब? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस का रिसाव हो गया था। इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर 2 40। सूर्य में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में होगा? तो सूरज में सबसे ज्यादा कौन सी होगा? तो सूरज में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। कौन होगा? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। तो 40। हाँ, सूरज में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। सूरज में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। और सूरज में कौन सा संलयन? नाभिकीय संलयन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? अगर कोई कांच है यानी शीशा है, वो पर अगर लिखना चाहते हो तो किसका उपयोग करोगे? एसिटिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का? बोलो किसका प्रयोग करोगे? तो कांच पर लिखने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। 41 का 3 होगा, 41 का 4 दिया हुआ है। नाइट्रिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए किसका? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कांच पर लिखने के लिए, कांच पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक शुष्क सेल में कैसा रासायनिक ऊर्जा? शुष्क सेल में कैसा रासायनिक ऊर्जा? शुष्क सेल में कैसा रासायनिक ऊर्जा? पैतालीस। लवण निम्नलिखित तत्व में किसका लवण पटाखों के रंग में होगा? देखो, पटाखा जब उड़ेगा ना, पटाखा जब उड़ेगा, पटाखा, तो स्ट्रोंशियम और बेरियम के कारण उसका कलर होता है। देखते हैं पटाखा उड़ाता आसमान में तो रंग बिरंग का कलर देता है। तो वो सब अलग अलग जिम्मेदार होता है कलर का। जो पटाखा होता है, पटाखा, जो पटाखा होता है उसमें स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के कारण है ना आपका पीला रंग होता है, पीला रंग निकलता है। और एक होता है बेरियम। तो बेरियम जो है ना वो हरा रंग निकलवाएगा। तो स्ट्रोंशियम और बेरियम, स्ट्रोंशियम और, तो स्ट्रोंशियम पीला रंग देगा और बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है पटाखा जब उड़ेगा तो। 44। सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। 45 हो गया। सिरका में कौन सा अम्ल? तो सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका, सिरका में कौन अम्ल? सिरका में कौन अम्ल? तो एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। और खट्टा चीज में साइट्रिक अम्ल। जैसे नींबू वगैरह में साइट्रिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में। फिर होता है इमली में टाटरिक अम्ल। टाटरिक अम्ल। टाटरिक अम्ल किस में? तो वो होता है इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में? तो टमाटर में। किसमें? टमाटर में। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में? तो लैक्टिक अम्ल दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। तो ये सब नोट कर लीजिए। और सेब में मेलिक अम्ल, सेब में मेलिक अम्ल। तो सेब में कौन सी? तो मेलिक अम्ल होता है सेब में। सेब में मेलिक अम्ल होता है। तो इतना सारा अम्ल याद रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए।
करिए जल्दी। चले उतर गया होगा तुम आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या नंबर 47। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लियर चूर्ण में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? देखिए सीमेंट में बहुत सारा चीज मिलाया जाता है सीमेंट में। तो लिखिए तो सीमेंट के बारे में थोड़ा सा। सीमेंट पहले तो बताइए सीमेंट की खोज कौन किया था? तो वो क्या था? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड साइंटिस्ट ने सीमेंट का खोज किया। सीमेंट का खोज कौन किया? पोर्टलैंड। कौन? पोर्टलैंड ने किया था सीमेंट की खोज। अब आइए सीमेंट में क्या क्या चीज पाया जाता है उसका ट्रिक लिखिए। ट्रिक माने सीमेंट में कौन सी मिलाया जाता है उसका ट्रिक लिखवा रहे हैं। ट्रिक लिखिए चूसिए आम जी। चूसिए आम जी। अरे अभी आम का टाइम है कि नहीं? अभी किसका टाइम है? आम का। तो आम को चूसते हैं कि नहीं चूसते हैं? चूसते हैं कि नहीं? बिल्कुल चूसते हैं। तो आम को चूसते हैं ना। तो ट्रिक याद रखिएगा चूसिए आम जी। चूसिए आम जी। तो चौ से क्या होगा? चौ से होता है चूना। चौ से चूना। और सौ से क्या होगा? बोलिए। सौ से आपका होगा सिलिका। सौ से हो जाएगा सिलिका हो जाएगा। चूसिए। और यौ से क्या होगा? तो यौ से हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। एलयू चूसिए ऐसे लिखो ना। ये वाला ए लिखो चूसी ए। चूसी ए लिखो। तो ए से लिखो एल्यूमिनियम। एल्यू एल्यूमिनियम ना। एल्यूमिना। एल्यूमिनियम ना एल्यूमिना। एल्यूमिना। और बाद चूसिए आम से। तो और से लिखो आयरन ऑक्साइड। और से देखो चूसिए। तो चौ से चूना। चौ से चूना। तो सीमेंट में चूना मिलाया जाता है। चूसी। सौ से सिलिका। सिलिका मिलाया जाता है। ए से एल्यूमिना। और से आयरन ऑक्साइड। और मौ से क्या है? मौ से कुछ भी नहीं है। और जी से जिप्सम हो जाएगा। जी से जिप्सम हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए आप। चूसिए आम जी। तो कौन सी मिला है? चूना मिला है। सिलिका मिला है। एल्यूमिना मिला है। आयरन ऑक्साइड मिला है। और जिप्सम मिला दिए। तो चूसिए आम जी। चूना सिलिका एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड जिप्सम मिला दिए। अब बात आता है कि सबका अलग अलग काम है। जैसे एल्यूमिना क्यों मिलाते हैं? जल्दी जम जाए। माने जल्दी जमाने के लिए। जैसे पिलर ढाले हम चाहते पिलर जल्दी जम जाए तो एल्यूमिना मिलाते हैं। जल्दी से जमने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिना को। एल्यूमिना को प्रयोग क्यों करते हैं? जल्दी से जमने के लिए। और जिप्सम का प्रयोग धीरे धीरे जमने के लिए। धीरे धीरे जमने के लिए। धीरे धीरे जमने के लिए। धीरे धीरे जमने के लिए कौन? जिप्सम। और खूब मजबूत हो जाए इसके लिए आयरन ऑक्साइड। मजबूती के लिए किसका? मजबूती के लिए किसका? तो मजबूती के लिए आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मजबूती के लिए आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो बताइए सीमेंट की खोज कौन किया? तो पोर्टलैंड। कौन? पोर्टलैंड। सीमेंट में क्या क्या चीज मिला रहता है?
तो ट्रिक याद रखिएगा, चूसिए आम जी, चूसिए आम जी। चौ से चूना, सौ से सिलिका, ए से एल्यूमिना, अ से आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और जी से जिप्सम, जी से जिप्सम। तो अब कुछ देखिए सवाल क्या बोला है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लियर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है। तो जिप्सम क्यों मिलाते, धीरे धीरे जमने के लिए। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, सीमेंट का रंग और संयुक्ति को सुधारने के लिए नहीं, एक समान मिश्रण बनाने के लिए नहीं, सेटिंग की दर को त्वरित करना नहीं, सेटिंग के दर को मंदित करना, सेटिंग के दर को त्वरित करना हो जाएगा। 47 का 3 होना चाहिए। हाँ, सेटिंग के दर को त्वरित करने के लिए 47 का 3। अगला जल्दी से नोट कर लीजिए 43 नंबर। जल्दी करिएगा। फिर से बोल देते हैं, सीमेंट की खोज पोर्टलैंड किया था। और सीमेंट में कोची कोची मिला हुआ है, तो ट्रिक रखिएगा याद, चूसिए आम जी। चौ से चूना, मेरे साथ बोलो, चौ से चूना, सौ से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आ से आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और जी से चूसिए, जी से जिप्सम, जी से जिप्सम हो गया। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, 48 का आंसर होगा मीथेन। क्या होगा, मीथेन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, CH4 होता है। चलिए अगला 49, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन करेगा, भारी जल। क्या बोलेंगे, मंदक के रूप में किसका काम करते हैं, तो भारी जल मंदक के रूप में। किसमें, मंदक के रूप में किसका, तो भारी जल। अब भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, नोट करो, D2O होता है। इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटोरियम, ऐसे ड्यूटोनियम, ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ड्यूटोरियम ऑक्साइड का भारी जल को क्या बोलते हैं, भारी जल को हेवी वाटर, भारी जल D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का सूत्र, सीधे जल का सूत्र H2O, लेकिन भारी जल बोलेगा तो D2O होगा, ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, जो ग्रेफाइट के मंदक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट के मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। 50 नंबर, अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है। बिल्कुल सही है, अधातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक, लेकिन अधातु विद्युत का कुचालक होता है। परंतु
ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल। हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा सबसे कठोर, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और नरम। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि हीरा कठोर और ग्रेफाइट नरम, वो हीरा कुचालक और ग्रेफाइट सुचालक क्यों होता है ऐसा? यह एक कार्बन का प्रतिरूप है? नहीं, इसमें शिथिलता, बुध इलेक्ट्रॉन होता है। अरे ग्रेफाइट में बुध इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें शिथिलता होता है, इसलिए वो नरम होता है। तो 50 नंबर का 2 हो जाएगा, 50 नंबर का 2 हो जाएगा। 51 नंबर, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन है? तो वातावरण में सबसे ज्यादा प्रचुर गैस कौन है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, 78%। 52 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी? तो यूनियन कार्बाइड, यूनिलीवर, नोकिया, टोयोटा। तो यूनिलीवर हो जाएगा, यूनिलीवर। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना 3 दिसंबर 1984 को, तो उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर जिम्मेदार था। तो रहने दे, क्या रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से वीडियो बना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पेपर में समय कम बचा हुआ है, जुलाई में पेपर होने वाला है। तो आप लोग तैयारी को स्पीड कर लीजिए और रिवीजन फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।